मौलिक अधिकार मीन्स की फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार को फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद मीन्स के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान देना है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार को कहा जाता है। इसमें क्या है? हमारा संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकार में हमारा क्या है? संपत्ति का अधिकार। अब इसको डिटेल में जानते हैं ये क्या है। 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था के ये जो संशोधन हुआ था, इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार कर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार है या नहीं है, या फिर इसे किस अनुच्छेद में, किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे परिवर्तित कर दिया गया है, या किस अनुच्छेद में है। तो आपको ध्यान देना है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। मौलिक अधिकार में फ्रेंड्स क्या क्या है, तो चलिए जानते हैं। समता या समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है फ्रेंड्स, तो ये अनुच्छेद 23 से 24 तक में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये अनुच्छेद 32 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं सबसे पहला हमारा मौलिक अधिकार जो है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में जो वर्णित है। तो अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष समानता। क्या लिखा हुआ है? और आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता का वर्णन है। इसका अर्थ यह है कि कानून के सामने सब एक समान है तथा राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू भी करेगा, किसी में भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और दूसरा है अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 15 है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध। मीन्स कि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के भी साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। इसमें राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये हमारा मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार के अंतर्गत। और आर्टिकल 16 क्या कहता है कि ये कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक नियोजन से संबंधित सभी विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो ये अनुच्छेद 16 कहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको इसलिए थ्योरी सेक्शन में बता रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। और फिर हमारा जो आर्टिकल 17 है वो क्या कहता है, इसको जानते हैं। ये कहता है अस्पृश्यता का अंत। आइए इसको समझते हैं। इसके अंतर्गत अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आप किसी के धर्म, जाति, रंग के आधार पर उससे छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यह एक प्रकार का दंडनीय अपराध है। ऐसे ये किसमें कहा गया है? तो ये कहा गया है आर्टिकल 17 में, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत होगा। इसके अंतर्गत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। अब भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम के पहले कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता, जैसा कि पहले होता था कि लोग लगाते थे। उदाहरण के तौर पे जानते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व कुछ उपाधियां थी, जैसे कि महाराजा, सुल्तान, बादशाह, राय बहादुर। इस तरह की सभी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण आदि जैसे कोई भी जो उपाधि होंगी इन्हें किसी रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये कहा गया है अनुच्छेद 18 में। और इसका ये शॉर्ट में है कि उपाधियों का अंत। अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो कि है स्वतंत्रता का अधिकार। और ये है 19 से लेके 20 तक। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार या फिर समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखने हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार का जो अनुच्छेद है ये है आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइए जानते हैं कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान समय में हमें कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है, पर मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था।
ठीक है। वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है हमें, बट पहले के क्या था, जो कि मूल संविधान था उसमें कितना था, तो उसमें 7 था। अब आइए जानते हैं कि 19A में आर्टिकल 19A में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि बोलने की स्वतंत्रता होगी। 19B में कहा गया है कि सभा सभा करने की स्वतंत्रता होगी। और 19C में कहा गया है कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता होगी। 19D में कहा गया है कि देश में कहीं पर भी आवागमन करने की स्वतंत्रता है। और 19E में कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की भी स्वतंत्रता है। और जिसे कि मूल संविधान से हटा दिया गया, मीन्स कि मूल संविधान में तो था, फिर बाद में उसे हटा दिया गया है, वो है 19F। कौन सा है? 19F है, जो कि है संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया है। और 19G है व्यापार करने की स्वतंत्रता, मीन्स कि देश में हम कहीं भी कोई भी व्यापार कर सकते हैं। ये है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से ये अभी 19 है। अभी आगे बढ़ते हैं, जो 22वां 19 से लेके 22 तक में आता है। तो 19 सॉरी अनुच्छेद 20 को समझने की कोशिश करते हैं कि अनुच्छेद 20 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 20 कहता है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 के अकॉर्डिंग ये है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? तो 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। ये है, एक अपराध की एक सजा दी जाएगी। इसमें किसी एक अपराध के लिए कई मल्टीपल सजा नहीं दी जा सकती, सिर्फ एक ही सजा दी जाएगी किसी एक अपराध के लिए। अगला है, अपराध करते समय जो कानून बना है उसी के तहत सजा दी जाएगी। मीन्स कि जब अपराध कोई व्यक्ति कर रहा है तो उस समय जो कानून है उसी के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी, न कि बाद में अगर कानून चेंज हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग नहीं दी जाएगी। खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को जो अपराध करता है उसे किसी भी तरीके से बाध्य नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि अनुच्छेद 21 में यह है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कानूनी सीमा के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार है। कानूनी सीमा के अंतर्गत, फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि कानूनी सीमा के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार है, ये अनुच्छेद 21 कहता है। किसी भी व्यक्ति से जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। किसमें है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में। और पॉइंट को देखते हैं, अनुच्छेद 21A में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 21A में कहा गया है शिक्षा का अधिकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 21A में कहा गया है कि 86वें संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था, के अंतर्गत 6 से 14 वर्षीय आयु के समस्त बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि गिरफ्तारी से संरक्षण। आइए इसके पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार है। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। ऐसे ही किसी को हिरासत में नहीं ले सकते, बल्कि उसे आपको कारण बताना होगा कि इसलिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। और अगला है, अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का भी अधिकार है। नेक्स्ट है, निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के पहले ही गिरफ्तार किया जाता है, वारंट दिखाने की भी जरूरत नहीं होती है। मीन्स कि ये जो कानून है, निवारक निरोध कानून, इसके अंतर्गत ये जो कानून है, निवारक निरोध कानून जो है, इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है और वारंट दिखाने की भी जरूरत नहीं होती है। ऐसी कुछ शर्तें होती हैं निवारक निरोध कानून के अंतर्गत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इस पॉइंट को याद रखने हैं, इसीलिए हमने इसको ब्लू कलर से लिखा है। और अगला है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या क्या है? इसमें है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जो है, ये है मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। जो अनुच्छेद 23 है वो क्या कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध हो गया। ये समझते हैं इसको। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती और ना ही से जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा सकती है। जैसे कि कभी कभी होता है, इंसानों की भी खरीद फरोख्त होता है, मीन्स कि उन्हें बेचा भी जाता है, उन्हें खरीदा भी जाता है। तो इस प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं की जा सकती। ये क्या है कि ये एक प्रकार का दंडनीय अपराध है और किसी से भी जबरदस्ती किसी भी प्रकार की कोई मजदूरी नहीं करवा जा सकती। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके प्रति कुछ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि बाल नियोजन पर प्रतिबंध। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाल नियोजन पर प्रतिबंध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, किसी बच्चे को कारखानों, खाद्यान्नों या अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है, जो बच्चे हैं, उनको कहीं पे भी काम पे नहीं लगाया जा सकता कि जहाँ पे जोखिम ज़्यादा हो। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है।
अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 25 क्या कहता है? ये कहता है कि अंतःकरण की धार्मिक रीति रिवाज मानने की और धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके रीति रिवाज को मान सकता है और धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। और अगला है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में क्या है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 देता है। इसमें क्या कहा गया है कि इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, कानूनी रूप से धार्मिक संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन करने का अधिकार रखता है। अगला है अनुच्छेद 27 जो कि धार्मिक कार्य के लिए धनकर मुक्त है। अनुच्छेद 27 में कहता है कि धार्मिक कार्य के लिए धनकर मुक्त मीन्स कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर जो टैक्स होता है ये कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय के उन्नति या पोषण के लिए व्यय की गई हो। अगला है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। जो कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट रूप से जो चलाई जाती हैं संस्थाएं, उसमें धार्मिक शिक्षा किसी एक पार्टिकुलर धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इसके अंतर्गत सरकारी खर्च से चलने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म उपदेश को जबरदस्ती सुनने हेतु भी बाध्य नहीं कर सकते। ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। अगला है 5वां है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 से 30 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? 29 से लेकर 30 तक है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण होगा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 कहता है। इसके अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और भाषा, जाति, धर्म के आधार पर उसे किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे दान देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती। ऐसा अनुच्छेद 30 में वर्णित है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आप इसे डबल स्टार टिक कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। क्या कहा है? तो कहा है कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है यह संविधान का हृदय और आत्मा है। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस व्यक्ति ने कहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है। तो ये कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। इसे मूल अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर किसी के मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है या उनका हनन किया जा रहा है तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है कि वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के मूल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए रीट जारी करता है। क्या करता है? ये रीट जारी करता है। ये 5 प्रकार की रीट जारी करता है। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है अधिकार परीक्षा और चौथा है प्रतिषेध और 5वां है उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार के रीट को जारी करता है। आइए इन रीट को भी जान लेते हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें क्या है? पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में होता है कि जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे अवैध रूप से जेल में रखा गया है तब सुप्रीम कोर्ट हिरासत में लेने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह जेल में रखे गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, अन्यथा हिरासत में लेने वाले अधिकारी पर कार्रवाई होगी। ऐसा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत कहा गया है। और जो दूसरा रीट है वो है परमादेश। जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है तब सुप्रीम कोर्ट उस पर रीट जारी करता है कि उसे अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है, अन्यथा उस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
तीसरा है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में कहा गया है कि यह रीट तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से कोई भी सरकारी पद प्राप्त कर लेता है, तब अधिकार परीक्षा रीट जारी की जाती है। और चौथा है प्रतिषेध। प्रतिषेध यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कोई कार्रवाई न करें, क्योंकि यह मामला उनका अधिकार क्षेत्र के बाहर है। और लास्ट है उत्प्रेषण। इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जहां पर मुकदमा चल रहा होता है उससे वरिष्ठ न्यायालय उसे आदेश दे सकता है कि उस मुकदमा को तुरंत लंबित करके वरिष्ठ न्यायालय के पास भेज दे। तो ये 5 प्रकार के रीट जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करता है।